अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं जिनको 3 मरहलों में करवाने का ऐलान किया गया है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं उन्होंने खिताब किया, मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी थी और नवाज शरीफ ने एक बार फिर तरक्याती मनसूबों और मोटरवेज की बात की जो कि मुस्लिम लीग नून अपना ट्रेडमार्क समझती है। फिर मरीम नवाज शरीफ साहबा ने वहां पर कुछ बातें पीपल्स पार्टी या दीगर जो मुखालिफिन हैं उनके हवाले से की कि बहुत सारे लोग यहां पर आते हैं, गिले शिकवे करते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं कि हुकूमत उनकी है, ज़ाहिर है हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, तो इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ था। तो आज पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी जो पार्टी के चेयरमैन हैं उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने ये बार बार जो कहा जाता है कि लाहौर बनाएंगे, उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया और इस सिलसिले में कहा कि जो लोग कसूर को लाहौर नहीं बना सकते वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या बनाएंगे। और फिर अंदरूने पंजाब की बात की और फिर कहा कि ये समझते हैं कि रायविंड ही सिर्फ पंजाब है। फिर उन्होंने वालिद के वजीर आजम होने के हवाले से और चचा के वजीर आजम होने के हवाले से बात की और साथ ये कहा कि नून लीग वाले इस वक्त परेशान है, आपके पांव भी पकड़ेंगे कल आपके गिरेबान। और ये सारी बातें करने के अलावा उन्होंने 12 नशिस्तों के ऊपर एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस सबसे हटकर जो एक और चीज़ हुकूमत की तरफ से एक पॉलिसी की तब्दीली की गई वो पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर तब्दीली है, जिसको पहले महीने से 15 दिन पे लाया गया, 15 दिन के बाद अब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर किया गया और कल भी पेट्रोल महंगा कर दिया गया। अब जो पेट्रोल मालिकान हैं, पंप्स मालिकान हैं, उन्होंने इस सिलसिले में हड़ताल का ऐलान किया, लेकिन आज एक बार फिर उनकी गवर्नमेंट के साथ नशिस्त हो रही है। बहुत सारे सवालात इस वक्त उठ रहे हैं कि आप ये जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर कीमतें बढ़ा रहे हैं या इसको अपने तरफ से डी रेगुलेट किया जा रहा है, उस डी रेगुलेशन के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं कि आप पीएसओ को कहते हैं कि सिर्फ वही डीजल इंपोर्ट करेगा, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि फ्री मार्केट होगी। फिर रेगुलेटर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे मेक श्योर करेंगे, क्या ये वैसे ही मेक श्योर किया जाएगा जैसे गंदम के मामले को किया गया और अब एक बार फिर गंदम आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं वो डीलर मार्जिन को बढ़ाने की बात करें। मैं ओगरा का आज हमने ये चेक किया कि इस वक्त कितना वो वसूल कर रहे हैं। और फिर एक और बात कि क्या हुकूमत ने ये फैसला जल्दबाजी के अंदर किया है, क्या एक बार फिर जो हम कहते हैं कि कार्टेल्स बन जाते हैं, हम एक और कार्टेल के इंतजार के अंदर हैं। इन तमाम अहम मामलात के ऊपर आज हमने बात करनी है। मैं अपने मौजूद मेहमान को बुला देता हूँ। मुस्लिम लीग नून से हमें रुकने कौमी असम्बली समर हारून बिलोर साहबा ज्वाइन कर चुकी हैं। समर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब ने ज्वाइन कर लिया। सेनेटर साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और माहिर मौशियात डॉक्टर फारूक सलीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहब बाकी बातों पे तो खैर आपसे इस हवाले से करूंगा, जरा सियासत से आगाज करते हैं और समर साहबा की तरफ चलते हैं, वहां से इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। समर साहबा मुझे बताइए, कल नवाज शरीफ साहब गए हुए थे और मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी खिताब किया, यकीनन मुस्लिम लीग नून ने कल सवाल उठाए। आज बिलावल साहब की आपने स्पीच सुनी होगी, सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं? देखें जी, अगर आप सवाल ए करें और जवाब उसका जेड आए तो आई थिंक उसको आप नहीं कह सकते कि ये सवालों का ये जवाब होंगे। बिलावल साहब ने कहा कि ये क्यों कहती हैं मरियम साहिबा कि लाहौर बना दें, हम लाहौर बना देंगे। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मुस्लिम लीग नवाज अपना वतीरा समझती है, अपना फखर समझती है कि उन्होंने जो एक प्रो डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स किया है। जब मतलब यह कि जब मुस्लिम लीग नवाज अपनी कुर्सी से हटती है तो पीछे कुछ छोड़ के भी जाती है। अवाम के पास कोई फुटप्रिंट भी होता है कि जी यस, एक हुकूमत आई थी जिसने हमारे लिए ये सोचा था। अब आजकल सिर्फ कश्मीर की वादियों में नहीं, पूरे पाकिस्तान में आवाज उठ रही है कि हमें पंजाब के डेवलपमेंट का मॉडल चाहिए। ये हालिया जो बारिशें हुई हैं कल और परसों, तो उसमें पेशावर इज टोटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, टोटली अंडर वाटर। ना वहां पे बिजली है, फिर वो पानी का सिस्टम जो अंदरून पेशावर है उसमें अफेक्ट हो जाता है। हमको पता है कि वहां पे बहुत कदीमी शहर है। मेरा अपना आबाई हल्का है, जाती हल्का है, सो आई नो। हम सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं, आज तीसरा दिन है कि लोगों की सिर्फ बिजली बहाल करने में। वो मैं हैट्स ऑफ टू पेस्को कि वो हमारी इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स को फिर भी सुन भी रहे हैं और अपनी तरफ से कोशिश करें। लेकिन देखिए ना उमर साहब, देयर हैज टू बी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, बारिश है, एक सिस्टम है। अगर आप आज PMLN का ऑफिशियल पेज देखें फेसबुक पे या एक्स पे, तो आपको नजर आएगा कि पंजाब में जो अफेक्टेड एरियाज हैं, गुजरात, फैसलाबाद, लाहौर, उनमें मुरीद के हाउ क्विकली द वाटर हैज बीन क्लीन्ड अप। अब पानी तो आएगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट द बेस्ट, लेकिन कुछ तो इसमें आपने आगे जाना होगा ना। बिलावल साहब चाहते हैं कि मियां साहब या मरियम बीबी ना अपने किसी
अकम्पलिशमेंट्स की बात करें, ना वो अपना कोई मैनिफेस्टो आगे रखें, तो उनके लिए इस तरह का मैदान तो नहीं छोड़ सकते ना, जैसे पीटीआई ने मेरा उनके लिए मेरा मेरा छोड़ एक दिया कि ज़िमनी मैदान सवाल है, छोड़ के भाग मैं गए। फिर हुमायूं साहब की तरफ जाऊंगा। मेरा एक ज़िमनी सवाल है कि आप लोग यही जिसकी आप बात कर रही हैं, मैनिफेस्टो की बात है या डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की बात है, आप कश्मीर से पहले ये जीबी में लेकर गए थे, लेकिन जीबी में लोगों ने आपके उसको फिर बाय नहीं किया। मेजॉरिटी पार्टी तो पीपल्स पार्टी बनी, तो फिर क्या लोग उससे अट्रैक्ट नहीं हुए? देखिए, ये तो लोगों की मर्जी है ना, उमर साहब। हम अपना एक वो लेके जाएंगे जो हमें लगता है बेस्ट पॉसिबल मैनिफेस्टो है और बेस्ट पॉसिबल सेलिंग पॉइंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना लेके जाएगी। ये तीसरी पार्टी जो है वो फिलहाल उन्होंने बॉयकॉट का ऑप्शन अपनाया है। सो एवरीबडी विल चूज एंड इट्स अप टू द पीपल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी पार्टी की लीडरशिप जब आएगी वो अपना इलेक्शनियरिंग करेगी तो उस पे आप रोएंगे या उस तरह का आपका रवैया आएगा। बिलावल साहब तो कितने दिनों से कश्मीर में बैठे हुए, हर रोज उनके कोई ना कोई रैली, उनका कोई जलसा हो रहा होता है, हर रोज वो कोई बात भी कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर तो किसी ने इस तरह की तनकीद नहीं की। अगले बंदे अपना ऑप्शन लेके गए तो उनको बुरा लग गया, तो अगर बुरा लग गया तो वी कांट हेल्प इट। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है। मैं यूं कह सकता हूं कि आप तो ना 3 में ना 13 में, जहां बात आती है पानी निकालने की, वो कहते हैं देखो भाई पंजाब में पानी निकाल पा रहे हैं, वहां पे बिजली भी बहाल की जा रही है, गवर्नमेंट कम से कम एक्टिवली नजर आ रही है। ये सूरत हाल जो पेशावर की है, आपकी 13-14 साल की हुकूमत हो गई है, आप पेशावर को एक मॉडल सिटी नहीं बना सके। दूसरी तरफ कश्मीर में भी अगर वो वहां पे कैंपेन हो रही है या जीबी के अंदर हो रही है, तो कोई ये बात कर रहा है कि हम लाहौर बनाएंगे या हम फलां शहर जैसा बनाएंगे। क्या तहरीक इंसाफ भी कह सकती है कि जनाब आए हम पेशावर जैसा बनाएंगे आजाद कश्मीर को? आपका माइक म्यूट है सेनेटर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, अगर हम सही मानों में देखें तो डेफिनेटली आप अगर पेशावर को देखें, जहाँ पेशावर था, ये इसमें एक चीज़ आपने दिमाग में याद रखनी है कि खैबर पख्तूनख्वा, स्पेसिफिकली पेशावर भी उसमें से एक आता है। ऑलमोस्ट 2001 से ये वॉर जोन के अंदर आता रहा है। जब से ये वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से ये एक वॉर जोन। इस दौरान में, इस पिछले 26 सालों में, जो खैबर पख्तूनख्वा की जो इकोनॉमी है, वहाँ से एक बहुत बड़ा जो जो एक्सोडस है ऑफ द बिजनेस, वो केपी से बाहर निकल के पंजाब और सिंध में चला गया, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पठान जाके उन्होंने अपना बिजनेस सेटल कर दिया। तो ये एक चीज़, एक बहुत बड़ा, आप ये समझे कि ये आपका एक हैंडीकैप है खैबर पख्तूनख्वा का। उसको सामने रखते हुए जब आप देखते हैं कि आज से 15 साल पहले खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर सिटी कैसा था, आज कैसा है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या उसमें चीज़ें सारी बेहतर हो गई? नहीं, बेहतर नहीं हुई है। लेकिन जहाँ पानी की आप बात करते हैं, एक ज़माना था कि यूनिवर्सिटी रोड जो होती थी, मेन जो रोड है, एक कसम के आप ये समझे कि सारी ट्रैफिक वहाँ से जाती थी। उस रोड पे हर वक्त पानी खड़ा होता था। अभी जब तक बहुत ज़्यादा बारिश ना हो, वही वाली बात है, कम बारिश आते तो कम पानी आता है, जब बहुत ज़्यादा पानी आता है तब कहीं जाके पे किसी भी जगह के 1 घंटा, आधे घंटा, 1.5 घंटे के लिए पानी बाज़ जगहों पे रुक सकता है, एंड दैट इज़ फेयर इनफ। ठीक। लेकिन अदरवाइज वहाँ पे कोई ऐसा सच पानी नहीं रुकता। हाँ, बाज़ जगहों पे जो आपका साइड एरिया है, वहाँ पे पानी ज़रूर रुकता है, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि वहाँ पे अक्कासी नहीं है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे हम लोगों के अपना भी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग वहाँ पे सफाई का ख्याल उस तरीके से नहीं रखते, जो हम पाकिस्तानियों की एक जनरल आदत है। अच्छा, इसको जब हम कंपेयर कर लेते हैं लाहौर के साथ, लाहौर में अगर मैं आपको, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान में वहाँ पे अच्छा खासा जो जो क्या कह सकते हैं, अंडरग्राउंड जो जो रिजर्व्स थे ना, स्टोरेज टैंक्स, वो काफ़ी ज़्यादा बनाए गए थे, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हुई थी। नहीं अभी नहीं, वर्ल्ड बैंक ने, मैं अभी आपको वर्ल्ड बैंक सेनेटर ने साहब आपको रोक के यहाँ पे देखिए, जब आप ये बात कर रहे हैं कि हमने वहां पे स्टोरेज टैंक्स बनाए, तो आपकी हुकूमत आज भी पेशावर के अंदर है, आपने ये वहां पर क्यों नहीं बनाए? एक सवाल। दूसरा सवाल, मुस्लिम लीग नून पे क्रिटिसिज्म ये होती है कि देखो भाई, पूरे पंजाब को छोड़ पे अब लाहौर पे सारा पैसा लगा देते हैं। अभी भी 150 अरब रुपए का लाहौर डेवलपमेंट प्लान मरीम नवाज शरीफ साहब ने लगाया। ये सारा कुछ जो है, क्या आज आप कह सकते हैं
कि 13 साल की मुसलसल हुकूमत के बाद, ये ठीक है दहशतगर्दी होगी, बड़े मसाइल होंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव तो गवर्नमेंट ने करना था। क्या आप आज कह सकते हैं कि पेशावर जो है, मैं जरा कह रहा हूं 2008 से वहां पर मुस्लिम लीग नून भी है, 2008 से आप जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। क्या आज पेशावर एक शहर के तौर पे बेहतर है या लाहौर बेहतर है? हम जी 2013 से हैं, 2008 से नहीं है, 2013 से लेकिन खटक साहब के दौर से। देख रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी आप वर्ल्ड बैंक की जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें आप देखिए, वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हैज डन बेटर देन एनी अदर प्रोविंस। अच्छा, उसमें जो खास तौर पे उन्होंने कहा है कि उसमें खैबर पख्तूनख्वा ने इक्विटेबल रिसोर्सेस दिए हैं पूरे सूबे के अंदर, एज अपोज टू सिंध एंड पंजाब। स्पेसिफिकली बताया गया कि जहां पे इन लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया टूवर्ड्स द लार्जर सिटी एंड स्पेशली टूवर्ड द कैपिटल, एज अपोज टू वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जो 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 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो पूरे सूबे में मतलब बहुत हद तक यकसानियत के साथ उसका हुआ है। और जिस तरीके से उन्होंने ये सारा किया, तो आप वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट भी पढ़ ले, वो उसमें खैबर पख्तूनख्वा को कहता है कि उन्होंने एक बहुत बेहतर तरीके से सारा मैनेज किया है। देखिए, दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर हम लोग आज भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस जो लोग हैं वो किस हुकूमत को बेहतर करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हिस्ट्री में उन्होंने कभी एक गवर्नमेंट को 2 बार आने के वो नहीं किया, बिकॉज दे हैव ऑलवेज, कोई तो वजह होगी ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने तीसरी बार हुकूमत दी है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम परफेक्ट हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि हमने बहुत अच्छे काम किए, हमारे वहाँ पे गलतियां भी हुई होंगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होंगे, लेकिन कोई काम हमने ऐसे आप कह रहे हैं चूंकि अवाम का मैंडेट हमें मिल रहा है, तो अवाम का मैंडेट मिल रहा है, तो इसका मतलब है उसके ऊपर मोहर सब नहीं, अवाम का मैंडेट नहीं। देखिए, एक बात याद रखिए, हम बहुत सारी जगहों पे अवाम का मैंडेट किसी और वजह से भी हो रहा होता है। मैं रफली बता रहा हूँ, मैं खैबर पख्तूनख्वा इन स्पेसिफिक बताता हूँ, वहाँ पे आज तक एक गवर्नमेंट को दोबारा नहीं ये बात आने ये हिस्टोरिकली दुरुस्त है कि वहाँ पे किसी की रेपुटेशन नहीं होती। मैं जरा डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि इस बहस से एक लम्हे के लिए निकले कि किसकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी है कराची में, या पेशावर में पीटीआई है, लाहौर में मुस्लिम लीग नून है, तमाम जगहों पे कमोबेश मनाजिर ऐसे ही हैं। क्या हमने सिर्फ ये जो शहरों के अंदर आबादी को क्या कहना चाहिए, बेहंगम किस्म का इजाफा हुआ है, कोई अर्बन प्लानिंग नहीं है, या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल भी साथ या सपोर्ट नहीं कर रहा जितनी तादाद में लोगों की वहां पे बसना है, या जिस तरह से आबादी बढ़ रही है? ये ओवरऑल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ गया है या ये मैनेजमेंट का, गवर्नेंस का इशू है? ये 2 या 3 अदाद शुमार आपके सामने रख देता हूँ। इस साल का जो बजट है उसमें 3700 अरब रुपए का तरक्याती बजट। आप अंदाजा कीजिए कि 169 डिस्ट्रिक्ट है मुल्क के अंदर, और अगर उस बजट को एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बांट लिया जाए तो 20-22 अरब रुपया बनता है हर एक साल का। आप अंदाजा कीजिए, अगर ये वाकई में सही सिमत में खर्च कर दिया जाए तो पाकिस्तान का तो नक्शा सिर्फ एक साल में बदला जा सकता है। बिल्कुल ठीक। 20-22 अरब रुपया फॉर ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो ये आप पंजाब की बात कर लें, सिंध की बात कर लें, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो बलूचिस्तान की बात कर लें, 20-22 अरब रुपए का अगर खर्च कर दिया जाए तो यहाँ पे क्लियरली बहुत बड़ा मैनेजमेंट इशू है। इसमें जो रिपोर्ट्स मेरी नज़र से गुजरती हैं, जो आलमी इदारे करते हैं, उसमें जो सबसे कम जो आप समझिए कि लीकेजेस है तरक्याती बजट है, वो पंजाब में। उसके बाद सबसे कम जो लीकेज है वो सिंध में आती है, फिर खैबर पख्तूनख्वा में, और बलूचिस्तान में वो बहुत हाई लीकेजेस है। इसका मतलब ये है कि जो 20-22 अरब रुपया हर डिस्ट्रिक्ट के हिस्से में आ रहा है, या तो वो प्योरली सियासी बुनियाद के ऊपर खर्च किया जाता है कि हमने अपने वोट्स किस तरह बढ़ाने हैं, वो वाकई में तरक्याती स्कीमों के लिए, या जो असल तरक्की होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल के हवाले से हो, चाहे वो साफ पानी के हवाले से हो, चाहे वो रोड्स के हवाले से हो, वो नहीं हो पाती। तो ये तो सिर्फ पंजाब का या सिर्फ पेशावर का या लाहौर का इशू नहीं है। इतना बड़ा तरक्याती बजट और मुल्क का फिर भी जो है
वो तरक्याती प्रोजेक्ट के उस हवाले तरह से इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप कह रहे हैं कि इंप्रूव नहीं हुआ जितना बजट है। मैं जरा अब प्योरली आपको पेट्रोलियम प्राइसेस वाले मामले के ऊपर लेके आना चाहता हूं। मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि हमने ये 2 दिन में देखा कि कीमतें बढ़ गई, कल भी पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दिया गया। ये जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर गवर्नमेंट ने फैसला किया है, जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं वो हड़ताल की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी डीलर्स मार्जिन को बढ़ा दें, ये क्या सोचकर गवर्नमेंट ने फैसला किया है? हमने यहां गंदम को फ्री मार्केट पे छोड़ा, आप हाल देख लीजिए, अब पंजाब कह रहा है कि 40 लाख टन गंदम का पता ही नहीं गई कहां पे है, आया वो जखीरा अंदोजी में है। उसके बाद गंदम इंपोर्ट करने की बात की जा रही है। 4 महीने नहीं हुए गंदम सीजन को खत्म हुए। हम यही बात इससे पहले शुगर वाले केंद्र सेक्टर में देखते हैं, वहां शुगर माफिया जैसे लफ्ज देखने को मिलते हैं। अब गवर्नमेंट को क्या ऐसी सूझी है कि हमने डीरेगुलेट करना है? ये कैसी डीरेगुलेशन है कि डीजल सिर्फ इंपोर्ट करेगा पीएसओ, जहां पे आपके 22% शेयर्स हैं, बाकी आप कह रहे हैं फ्री मार्केट के ऊपर छोड़ रहे हैं? देखिए, आपका सवाल बड़ा ताकतवर है और इसका जवाब मेरे पास नहीं। मैं खुद से ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये फैसला साजी जो है हुक्मरान तबके के अंदर किस तरह की जाती है। ये फैसला जो उन्होंने किया कि रोजाना की बुनियाद पे पेट्रोल और डीजल की कीमत तब्दील की जाएगी, बदली होगी, ये किस बुनियाद पे किया? कौन फैसला साज शख्सियात हैं? फैसला साजी का तरीकाकार क्या है? आप सोचिए कि अगर रोजाना की बुनियाद के ऊपर पेट्रोल और डीजल की कीमत में तब्दीली आनी है, तो टैक्सी ड्राइवर क्या करेगा? क्या वो रोजाना सुबह एक नया किराया, पहले पेट्रोल की कीमत पता करेगा और फिर नया किराया, नए किराए का तयन करेगा? आप देखते हैं कि वो स्कूल वैन आती हैं, बच्चों को स्कूल लेके जाती हैं, वहां पे महीने महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो क्या वो हर रोजाना सुबह वालिदैन के साथ आके उसकी नेगोशिएशन होगी कि जी आज का किराया आपके बच्चों का ये होगा? फिर फैमिली बजट आप देख लीजिए, दुनिया भर में वो महीने के भर के ऊपर, बिकॉज महीने महीने की तनख्वाह मिलती है, वो फैमिली बजट बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या फैमिली जो है रोजाना सुबह पहले पेट्रोल और डीजल की कीमत देखेंगे, फिर उसके मुताबिक अपनी जो है वो बजट बनाया करेंगे। फिर इंतजामी हवाले से देखिए, हम एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे तकरीबन 85% तेल जो है वो इम्पोर्ट होता है। अब वो बंदरगाह है कराची की, वहाँ तेल पहुंचता है, वहां से वो रिफाइनरीज में जाता है, फिर वो टैंकर से लोड होता है, फिर उसने गिलगित बल्तिस्तान जाना है, फिर उसने खैबर पख्तूनख्वा जाना है, फिर उसने कोयटा जाना है। वो जिस दिन निकलेगा उस दिन क्या रेट होगा, जिस सफर के दौरान क्या रेट होगा, जब वो मंजिल पे पहुंचेगा तो उसका क्या रेट होगा। तो ये मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि क्या फैसला साजी का तरीका कार था कि वो इस फैसले पे पहुंच गए कि रोजाना कीमतें जो है वो तब्दील कर। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करें।